हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में स्वागत है। अब मैं हूं अंजलि नामदेव और मैं आपसे डिस्कस करूंगी कल्टीवेशंस ऑफ माइनर मिलेट्स के बारे में। यदि आपने स्टार्ट करने के पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन, ताकि आपको प्रॉपर वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। हम कल्टिवेशन ऑफ माइनर मिलेट्स के बारे में बात करने से पहले आपसे कुछ बात करें कि यदि आप ICAR, JRF, ASRB, नेट, SRF, ARS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ अस। आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे कोर्स का प्राइस रहेगा 1000 रुपीज़ ओनली। सिर्फ 1000 रुपीज़ कोर्स में आपको सारा सिलेबस के कंप्लीट PDF नोट्स दिए जाएंगे, लेक्चर्स वीडियो रहेंगे, क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और इस 1000 रुपीज़ के कोर्स में ही आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। और इस 1000 रुपीज़ के कोर्स के साथ साथ हम आपको अदर सारे एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स के बारे में भी हेल्प करेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे या इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हम नेक्स्ट आगे आए, माइनर मिलेट्स के बारे में बात करें। माइनर मिलेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ जो जैसा आप देख रहे हैं माइनर मिलेट्स में आप जानते हैं माइनर मिलेट्स में क्या क्या आता है। फिंगर मिलेट हो गया, परसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो, फॉक्सटेल मिलेट आते हैं। फिर हम बात करेंगे कि फिंगर मिलेट, इनके बोटेनिकल नेम के बारे में। तो फिंगर मिलेट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, हम इसको मांडू भी बोलते हैं। अब मांडू बोलते हैं तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, इल्यूशन कोरखाना। परसो मिलेट को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में चीना बोला जाता है, जिसका बोटेनिकल नेम पैनिकम मिलिएशियम है। बार्नयार्ड मिलेट की बात करें, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सवान बोलते हैं, एकाइनोक्लोआ फ्रमेंटेसी इसका बोटेनिकल नेम है। कोदो की बात करेंगे तो कोदो का बोटेनिकल नेम पास्पेलम स्कॉर्बिकुलेटम है। फॉक्सटेल मिलेट, दैट मीन्स ककून सेटारिया इटालिका इसका बोटेनिकल नेम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ माइनर मिलेट्स के बोटेनिकल नेम्स के बारे में था। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनको क्लाइमेट्स रिक्वायरमेंट, सोइंग टाइम, सीड रेट, सॉइल यील्ड कितना रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे फिंगर मिलेट का। तो फिंगर मिलेट को जो क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है वो रहता है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इसका क्लाइमेट रीजन बहुत अच्छा रहता है इसको ग्रो करने के लिए। फिर रैनफॉल की बात करेंगे तो 50 to 100 सेंटीमीटर रैनफॉल रिक्वायर्ड होता है फॉर फिंगर मिलेट के ग्रो करने के लिए। अब हम सोइंग टाइम की बात करेंगे कि सोइंग टाइम क्या है इसका। तो हम मई टू जून के बीच में इसकी सोइंग की जाती है फिंगर मिलेट की, जिसकी सीड रेट 8 to 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। कितनी रहती है इसकी सीड रेट, 8 to 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सॉइल मतलब कि सॉइल सुटेबिलिटी बात करें तो इसके लिए बेल ट्रेन, लोमी एंड क्ले लोमी सॉइल बहुत अच्छी रहती है। दैट मीन्स बेल ट्रेन मतलब होता है कि वाटर लॉक्ड कंडीशन नहीं होगी। यदि वाटर लॉक्ड कंडीशन होगी तो वहाँ पे इंसेक्ट पैथोजन ज़्यादा अटैक करेंगे, जिससे कि क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जितनी भी क्रॉप्स को हम लेंगे तो वो उसमें वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, मतलब अच्छे से जल निकास हो जाना चाहिए, है ना। फिर ईल्ड की बात करेंगे तो दो, इसमें ग्रेन की भी ईल्ड आती है और फॉडर की भी ईल्ड आती है। तो ग्रेन की ईल्ड हमको 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है, जबकि फॉडर की ईल्ड हमको रहती है 60 to 80 क्विंटल पर हेक्टेयर। फिर हम बात करें नेक्स्ट परसो मिलेट के बारे में। परसो मिलेट में बात करेंगे तो वार्म क्लाइमेट, इसका जो क्लाइमेट रिक्वायर्ड है, क्लाइमेट कैसा रहता है इसका, वार्म क्लाइमेट रहता है। और इसकी सोइंग टाइम हम खरीफ में बात करें, यदि हम खरीफ में सोइंग करेंगे फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई में कर देना चाहिए, और यदि हम समर में करते हैं तो मिड ऑफ अप्रैल में करना चाहिए। मिड ऑफ अप्रैल मतलब कि जो 15 से 20 अप्रैल के बीच का रहता है, 10 से 20 के बारे में भी बात कर सकते हो। इसमें हमको परसो मिलेट का सोइंग कर देना चाहिए। यदि हम सॉइल की बात करेंगे तो सैंडी लोमी टू क्लेस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इसके लिए अच्छी रहती है, सुटेबल रहती है। ईल्ड भी सेम है कि 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर हम ग्रेन की ईल्ड रखते हैं, जबकि 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर स्ट्रॉ के लिए रखा जाता है, दैट मीन्स फॉडर के लिए, चारे वाली फसल के लिए, ठीक है। फिर हम बात करें नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है बार्नयार्ड मिलेट। क्या है हमारा, बार्नयार्ड मिलेट। उसके बाद में बात करेंगे, मतलब इसके लिए क्लाइमेट कैसा होता है, रेन फेड कंडीशन ज़रूरी रहती है, क्लाइमेट रहता है ये। एज इट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट भी क्रॉप है, मतलब कि ये सूखा सहन करने वाली भी एक क्रॉप रहती है बार्नयार्ड मिलेट।
सोइंग टाइम और सीड रेट की बात करेंगे तो इसकी जो सोइंग टाइम है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई में इसकी सोइंग की जाती है। एंड 8 to 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें की क्या है, इसकी सीड रेट है, जो हमने नेक्स्ट फर्स्ट में पढ़ा था फिंगर मिलेट का। सॉइल की बात करेंगे तो इसको सॉइल जो रहती है वो सैंडी लोमी टू लोमी सॉइल हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब हम बात करें कि सैंडी लोमी से लोमी सॉइल तो ज़रूरी है, लेकिन इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ज़रूरी रहता है। मतलब कि इसमें हमने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन जो सैंडी लोमी तो ठीक है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त मात्रा में, मतलब कार्बनिक पदार्थ उसमें पर्याप्त मात्रा में सॉइल में होना चाहिए। फिर हमारा आता है ईल्ड के बारे में। तो जो ईल्ड होती है वो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है ग्रेन की, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है स्टॉक की। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से कोई भी। फिर हम नेक्स्ट क्रॉप के बारे में बात करेंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है मिलेट के बारे में बात करेंगे, कोदो मिलेट। कोदो की हम बात करें, इसको क्लाइमेट वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत रहती है। फिर हम बात करें नॉर्थन इंडिया में इसकी सोइंग कब की जाती है, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में नॉर्थन इंडिया में कर दी जाती है। नॉर्थन इंडिया मतलब कि जो नॉर्थ के स्टेट इंडिया के, उनको बोला जाता है, जितने भी नॉर्थ में स्टेट आते हैं वो नॉर्थन इंडिया हो गए। साउथन इंडिया की बात करेंगे तो सितंबर से दिसंबर के बीच में सोइंग की जाती है। साउथन इंडिया मतलब जो साउथ स्टेट्स हैं उनमें। फिर हम बात करेंगे सॉइल की, तो अपलैंड पुअर सॉइल टू लोमी सॉइल तक इसके लिए बहुत सूटेबल रहती है। फिर हम ईल्ड की बात करें तो ईल्ड जो रहती है वो ईल्ड होती है 15 से 18 क्विंटल ऑफ ग्रेन्स की, और 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है स्टॉक की। फिर हम सेम ऐसी बात करेंगे नेक्स्ट मिलेट की। नेक्स्ट मिलेट है हमारी फॉक्सटेल मिलेट। तो फॉक्सटेल मिलेट में हम बात करें तो इसके लिए जो क्लाइमेट रहता है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट रीजन ज़रूरी रहता है। ठीक है, ट्रॉपिकल तो रहना चाहिए, साथ साथ टेम्परेट रीजन भी इसके लिए बहुत अच्छा है, सूटेबल है। फिर सोइंग टाइम की बात करें तो जून से जुलाई के बीच में हम इसकी सोइंग कर देते हैं। सीड रेट सेम है, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फिर हम सॉइल की बात करें तो इसमें थोड़ा सा सॉइल डिफरेंट है। रेड लोमी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल किस क्रॉप के लिए की जाती है यूज़, फॉक्सटेल के लिए। अब हम इसमें बात करें कि इसकी ईल्ड क्या होती है, तो 15 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर ग्रेन्स की रहती है, और 20 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर स्ट्रॉ मतलब कि जो चारे वाली वो रहती है उसमें रहती है फॉक्सटेल की। यहाँ तक क्लियर होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें। हमने पढ़ा अभी क्लाइमेट, सोइंग टाइम, सोइंग रीजन, सीड रेट, सॉइल सुटेबिलिटी और ईल्ड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट के बारे में कि हम वाटर मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे मिलेट्स में। तो हम माइनर मिलेट्स में फर्स्ट आता है फिंगर मिलेट। तो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, जनरल डू नॉट नीड एनी इरीगेशन, मतलब कि इसमें कोई इरीगेशन की ज़रूरत नहीं रहती। फिर रेंज स्टॉप फॉर लॉन्ग स्पेल, देन इरीगेशन रिक्वायर्स एट, यदि बहुत मतलब ज़्यादा बरसात नहीं हो पाई और रुक गई तो क्या करना चाहिए, देन इरीगेशन रिक्वायर्ड एट टिलरिंग और फ्लावरिंग स्टेज में। मतलब कि ये हुआ कि इरिगेशन कब करें, हमें जब इरिगेशन नहीं मिल रहा तो हमको इरिगेशन टिलरिंग स्टेज में करें, या तो फिर हम फ्लावरिंग स्टेज, दो स्टेजेस में हमको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इरिगेशन देना चाहिए। फिर हम बात करें वीडिंग की, तो हमको 2 से 3 होइंग ज़रूरी रहती है। कब, इंटरवल ऑफ 25 डेज, 25 दिन के अंतराल में हमको 2 से 3 बार होइंग कर देना चाहिए। तो हम ये हुआ हमारा बीड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट किसके बारे में, फिंगर मिलेट के। परसों मिलेट आता है, जो हम फर्स्ट इरिगेशन 25 से 30 दिन आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग, मतलब कि सोइंग के 25 से 30 दिन के अंतराल में बीच में हमको पहली इरिगेशन दे देना चाहिए, मतलब पहली सिंचाई दे देना चाहिए। दूसरी सिंचाई की बात करेंगे तो 40 से 50 दिन आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग, दैट मीन्स सोइंग के 40 से 50 दिन के बाद हमको दूसरी इरिगेशन दे देनी चाहिए। फिर हम वीडिंग की बात करेंगे, वीडिंग हमको कब करना चाहिए, तो 15 से 20 दिन के अंतराल में हमको 2 वीडिंग दे देनी चाहिए। फिर बार्नयार्ड मिलेट की बात करेंगे नेक्स्ट, तो जनरली डू नॉट नीड एनी इरीगेशन, वन इरीगेशन एट द टाइम ऑफ पैनिकल इनिशिएशन। जब आप पैनिकल निकलते हो या एक तो कोई ज़रूरत नहीं रहती, और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम क्या करें, जब वो पैनिकल स्टेज आती है, मतलब जब पैनिकल निकलना चालू हो जाते हैं टिल, तो उसमें हमको क्या कर देना चाहिए, सिंचाई दे देनी चाहिए। और 25 से 30 दिन के अंतराल में हमको 2 वीडिंग सफिशिएंट होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कोदो की। कोदो की बात करें, कोदो मिलेट की, तो इसमें कोई इरिगेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर हम बात करें 2 वीडिंग देना पड़ता है, लेकिन कितने अंतराल में, दिन के
15 दिन के अंतराल में हमको फीडिंग देना पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो बचा है वो है फिंगर मिलेट के बारे में, सॉरी फॉक्सटेल के बारे में। फॉक्सटेल मिलेट में क्या रहता है, डू नॉट रिक्वायर इरीगेशन, कोई इरीगेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम फील्ड एज इट कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉक्ड कंडीशन। क्या होना चाहिए, जो हमारी फील्ड में ज़्यादा पानी भरा है तो उसको प्रॉपर मात्रा से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो फसल होती है वो वाटर लॉक्ड कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती है। हाँ, क्योंकि यदि वाटर लॉक्ड कंडीशन मतलब जल भराव की स्थिति आ गई तो वो क्या हो जाएगी, वो जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। और हमको 2 से 3 बीडिंग पूरे फॉक्सटेल जो मिलेट है उसमें 2 से 3 बीडिंग उसके अंतराल में हमको दे देनी चाहिए। सो ये हमारा था, ये हमने अभी पढ़ा वाटर मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे वेराइटीज़ के बारे में, डिजीज़ के बारे में और इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। सो फिंगर मिलेट में बात करें वेराइटी कौन कौन सी है। फर्स्ट है बिरसा गौरव A404, VL149, गोदावरी और रत्नागिरी इसकी वैरायटी है। डिजीज़ इसमें कौन कौन सी लगती है, डिजीज़ लगती है ब्लास्ट। ब्लास्ट डिसीज़ का जो पैथोजन है वो है पैथोवार ऑर्गेनिज्म है पायरिकोलेरिया फंजाई, ये फंगल डिजीज़ है। ब्लाइट की बात करेंगे कॉकिलोबोलस नडियोलियस, ये है इसका ऑर्गेनिज्म। फिर हम बात करेंगे डाउनी मिलियो का स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा। इंसेक्ट पेस्ट की बात करेंगे तो इसका फर्स्ट इंसेक्ट है स्टम्प बोरर, एफिड, ग्रासओफर और ईयर हेड बग। ये था हमारा क्या, हमने पढ़ा फंगल मिलेट के वेराइटीज़, डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है परसों मिलेट का। तो परसों मिलेट की वैरायटीज़ हो गई TNEU 63, सागर, नागार्जुन, PV 196। हेडिस्मट के जो ऑर्गेनिज्म है वो है स्पेसिलोथोरा। फिर है डेस्ट्रियंस। फिर हम बात करेंगे इसकी जो इंसेक्ट पेस्ट है वो है सूट फ्लाई। फिर हम बात करें बार्नयार्ड मिलेट के बारे में, इसकी वैरायटी K1T46, IPM 100, IPM 151 एंड कंचन। डिजीज़ के बारे में बात करें, इसमें डिजीज़ आती है डाउनी मिल्ड्यू, स्मट और रस्ट डिसीज़। तो इंसेक्ट पेस्ट इसमें लगते हैं टर्माइट्स, स्टम्प बोरर्स, ठीक है। फिर कोदो की बात करें तो कोदो की वैरायटी है JK76, JK62, JK2। इसकी डिजीज़ कौन कौन सी लगती है, अर्गट डिसीज़, स्मट डिसीज़ और रस्ट डिसीज़। इसमें हमें इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं बाइट आंट्स और स्टम्प बोरर, इसके क्या है इंसेक्ट पेस्ट हैं। फिर हमारा नेक्स्ट वन इज़ फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट की वैरायटी है कृष्णा, अर्जुन, AK132 और गाबेरी। फिर हम बात करेंगे इसकी डिजीज़ है स्मट डिसीज़ और डाउनी मिल्ड्यू डिसीज़। देयर इज़ नॉट मच प्रॉब्लम ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन फॉक्सटेल मिलेट। इसमें क्या है, जो फॉक्सटेल मिलेट है उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट की कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती इस मिलेट्स में। अब फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ डिजीज़। अब जो डिजीज़ लग जाती हैं उनमें हमको मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। तो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, ब्लास्ट डिजीज़ के बारे में फर्स्टली फिंगर मिलेट में पढ़ेंगे। तो ब्लास्ट डिजीज़ में क्या होना चाहिए, ट्रीट सीड विथ थायरम एट द रेट ऑफ 2.5 किलोग्राम ऑफ सीड, मतलब कि ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड। मतलब कि हमको जो सीड है बुवाई करने के पहले हमको थायरम से उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। और थायरम से हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, 2.5 ग्राम जो है थायरम को 1 किलोग्राम सीड में हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं सोइंग के लिए। फिर ग्रो रेजिस्टेंस वेराइटीज़ लाइक शारदा, VL146, इसको हम ग्रो रेजिस्टेंस वेराइटी भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं ब्लास्ट डिजीज़ में। फिर हमारा नेक्स्ट वन आता है ब्लाइट डिजीज़। ब्लाइट डिजीज़ को हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सो हम क्या करेंगे, इसमें भी सीड ट्रीटमेंट करेंगे ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स लाइक थायरम और सेरेसोन एक्सेट्रा। उसको भी हम 2.5 ग्राम के रेट में उसको 1 पर किलोग्राम सीड में हम देके हम क्या कर सकते हैं, उसका सीड को ट्रीट कर सकते हैं। स्प्रे क्रॉप विद 0.2% जिनेब से हम इस क्रॉप में को क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। फिर थर्ड वन इज़ डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू को हम कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि स्प्रे करेंगे हम लोग 0.2% में मैनकोजेब 75 WP। कीप द फील्ड क्लीन, और क्या करना चाहिए, हमको जो फील्ड है हमारी उसको क्लीन रखना चाहिए। मतलब यदि क्लीन रहेगी तो डिजीज़ का रहने का कोई भी
नहीं रह पाएगी डिजीज़। सो हम नेक्स्ट वन इज़ हमारी बात करेंगे परसो मिलेट के बारे में। तो परसो मिलेट में फर्स्ट डिजीज़ है हेड स्मट। हेड स्मट डिजीज़ जो है वो क्या है, सीड बोर्न डिजीज़ है, मतलब सीड से ही पैदा होने वाली डिजीज़ है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थायरम से, हम इसका सीड को ट्रीट करके फिर बुवाई की जाए 2.5 पर ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड से। इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट करके इसका हम सोइंग करेंगे तो डिजीज़ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारा आता है बार्नयार्ड मिलेट। बार्नयार्ड मिलेट की फर्स्ट डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, स्प्रे करना चाहिए हमको 0.2% मैनकोजेब 75 WP इन स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब कि जो खड़ी फसलें होती हैं, बुवाई के बाद जो बड़ी हो जाती हैं फसलें, उसमें स्प्रे कर सकते हैं 0.2% मैनकोजेब से। फिर यूज़ सीड फ्रॉम हेल्दी प्लांट्स ओनली। हमें हर डिजीज़ के कंट्रोल के लिए हमको हेल्दी सीड का ही यूज़ करना है, कोई भी सीड का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और पहले सीड को ट्रीटमेंट करके उसके बाद ही हम उसका क्या कर सकते हैं, उसको बुवाई करेंगे। फिर स्मट डिसीज़ की बात करेंगे, जैसा फिंगर मिलेट में पढ़ा था उसका सेम कंट्रोल वैसा ही है। रस्ट के बारे में बात करेंगे तो स्प्रे करना चाहिए मैनकोजेब से 75 WP एट द रेट ऑफ 2 किलोग्राम इन 1000 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। तो हमको क्या करना चाहिए इसमें कि जो मैनकोजेब का स्प्रे करना चाहिए 2 किलोग्राम, यदि हम मैनकोजेब लेंगे उसको कितने 1000 लीटर वाटर में हमको 1 हेक्टेयर में उसको मिला के उसमें डालना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। फिर बात करेंगे हम कोदो की। तो कोदो में डिजीज़ लगती है अर्गट। अर्गट क्या हो सकता है, यूज़ हेल्दी सीड्स फॉर सोइंग टू अवॉइड द इंसिडेंस ऑफ दिस डिजीज़। मतलब कि हमको हेल्दी सीड का यूज़ करना चाहिए इस डिजीज़ से बचने के लिए। फिर हमारी नेक्स्ट आती है स्मट डिजीज़। तो स्मट डिजीज़ का हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीट सीड्स विथ सीथाइरम और सेरासोन एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड। तो हमें भी इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग सीड का ट्रीटमेंट करेंगे थायरम और सेरासोन से 2.5 ग्राम के रेट में उसको हम देंगे। अब हम ट्रीटिंग सीड्स, और हम नेक्स्ट हम एक और क्या कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट, कि सीड को हम क्या करेंगे हॉट वाटर से 55 डिग्री सेल्सियस से हम 7 से 12 मिनट के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट करेंगे। फिर रस्ट के बारे में बात करेंगे तो कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग 0.2% मैनकोजेब 75 WP से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं रस्ट डिसीज़ को। फिर हम ऐसे ही बात करेंगे फॉक्सटेल मिलेट से। तो फॉक्सटेल मिलेट का फर्स्ट आता है करनाल स्मट। करनाल स्मट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्रॉप रोटेशन करके फसली क्रॉप रोटेशन करके, मतलब क्या होगा कि हम एक फसल के बाद दूसरी फसल को अदल बदल कर बोना, एक ही फसल को ना बो के उसको अलग से एक कम न्यूट्रिएंट्स आने वाली फसल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आने वाली फसल से बोना है ना, मतलब ऐसे हमको क्या करना है, एक को रोटेट करके बोना। फिर सीड ट्रीटमेंट विथ थायरम एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड, इसको भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं थायरम से। फिर डाउनी मिल्ड्यू है, हम डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। मतलब कि हम उसको इन्फेक्टेड प्लांट जो भी दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे उधर से और डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। और या तो फिर हम स्प्रे कर सकते हैं 0.2% मैनकोजेब से। तो यहाँ पे आज हमारे यहाँ से सारी मिलेट्स के बारे में हम कंप्लीट हो चुका है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू।